गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका दिल्ली वाले रेडियो टीवी में। समय हो चुका है आपको आपकी मतलब की खबरें बताने का। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। तो चलिए इसी के साथ दिल्ली वाले रेडियो टीवी की शुरुआत करते हैं। गजब कॉम्बिनेशन और एक अनोखे लहजे और अलग अंदाज में जो आपको खबर सुनाएंगे भी साथ ही दिखाएंगे। आपकी गलियों से लेकर आपकी ही दिन भर तक की कहानी होगी। पल पल की हलचल के साथ यहाँ पर हर खबर आपके मतलब की होगी। तो लेट्स स्टार्ट बसंत, दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं पूजा। पहली खबर हमारी यही रहने वाली है कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया। अब बात अगर करें एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर, आनंद विहार, अशोक विहार में खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स जा पहुंचा है। राजधानी दिल्ली की हवा अभी भी बेहद जहरीली बनी हुई है। 24 जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंचा है। ग्रेड 4 लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी असर फिलहाल देखने बिल्कुल कोई असर नहीं नजर आ रहा है ग्रेड 4 की पाबंदियों का। इसका तो देखिए साफ साफ मतलब हमें ये समझ में आता है कि या तो वो जो पाबंदियां हैं बसंत वो काफी नहीं है, या फिर जो पाबंदियां लगाई गई है वो ऑन ग्राउंड उतनी तरह से प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। क्योंकि 400 को क्रॉस कर रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। कल मैं जब जा रही थी, मैं 2-4 हुई इस प्रदूषण से 2 व्हीलर पर बैठ के, और मुझे रियलाइज हुई ये चीज कि कितना मुश्किल है लोगों के लिए इस प्रदूषण में चलना फिरना, स्पेशली बाइक पर जाना, 2 व्हीलर पर जाना, क्योंकि आपको सांस ही नहीं आ रही है। और आपको अगर सांस आप लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपको आपने क्या रियलाइज की ये चीज कुछ जली से स्मेल आती है आपको। ये वो प्रदूषण ये फिलहाल ना देखने को मिलता है पूजा। हाँ। और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार की कंडीशन में हो, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिसमें आप ये कहते हैं कि भाई दिल्ली गैस का चैम्बर बन जाती है। बिल्कुल। वो कब बनती है? वो जब भी बनती है जब 400-440 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स, और जब 24 जगहों पर 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स हो तो भाई आप ये अंदाजा लगा कर चलिए कि आप ये आंकड़े, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो नंबर है वो आपको ओपन एयर में सांस लेने की इजाजत तो देता ही नहीं। बिल्कुल। आपको बता दें कि इससे पहले अभी तक ग्रेड 3 के तहत कई पाबंदियां लागू थी, लेकिन अब जो है बढ़ते प्रदूषण के चलते देखते हुए राजधानी दिल्ली में ग्रेड का 4था चरण लागू कर दिया गया। सभी संबंधित एजेंसियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अब निर्देश जारी कर दिए कि वे निगरानी और रोकथाम के उपायों को और ज्यादा तेज कर दें। तो ग्रेड 4 के तहत पाबंदियां लगाई गई है। अब वो हम आपको लगातार रोज तो बता ही रहे हैं कि क्या क्या पाबंदियां वो है, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे दूसरे राज्यों से आने वाले भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। जरूरी सामान और आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को हालांकि छूट दी जाएगी, और वो जरूरी भी कहीं ना कहीं है। और इसके अलावा पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को भी राजधानी में प्रवेश की अनुमति दी गई है। जैसे कि सीएनजी हो गई, सीएनजी गाड़ियां आ सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ सकते हैं, BS6 अगर आपकी गाड़ी है तो वो आ सकती है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा बहुत ही ज्यादा खराब है, और गंभीर श्रेणी में 400 को अगर वो क्रॉस कर रही है तो उसको हजारिया स्टेट मानिए आप। मतलब वो हवा ऐसी है जो आपको नुकसान पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी, वेदर आप सेंसिटिव ग्रुप्स में है या फिर आप एक हेल्दी इंसान है। तो इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि बिना जरूरत के घर से बाहर ना निकले। बच्चों और बुजुर्गों को तो ना ही जाने दीजिए, और बीमार लोगों के साथ खास सावधानी रखें। निकल भी रहे हैं, मास्क का प्रयोग करिए। मैंने कल ये गलती की और उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा बसंत। और किस तरीके से आपको खामियाजा भुगतना पड़ा, जरा दर्शकों को भी बताइए। मुझे ऑलरेडी कोल्ड हो रहा था और वो और ज्यादा खराब हो गया क्योंकि पोल्यूशन की वजह से वो गले में, हाँ बिल्कुल दिक्कत बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसीलिए मास्क का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। तो ये देखिए प्रदूषण को लेकर तो हम लगातार आपको अपडेट्स देंगे ही। अब हम आपको जरा झंडेवालान मंदिर लिए चलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को उनके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुके हैं नितिन नबीन। वहां पहुंचे हुए हैं भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। तस्वीरें दिखाते हैं जरा हम आपको वहां की। ये तस्वीरें हैं झंडेवालान मंदिर की, और साथ ही नितिन नबीन आज औपचारिक ऐलान भी इनके नाम का हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नबीन, और साथ ही साथ अब एक नई जिम्मेदारी मिली है, और साथ ही एक बहुत बड़े कद के नेता है भारतीय जनता पार्टी की। अगर बात करें तो आज औपचारिक ऐलान भी पूजा हो जाएगा नितिन नबीन के नाम का। और बात हम पोल्यूशन को लेकर कर रहे थे, और बड़े चैलेंज के तौर पर उसे जरूर देखा जाएगा। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि नितिन नबीन के नाम का जो औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। ये तो पॉलिटिकल बातचीत थी, डिस्कशन था, हमने लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाई। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं अब ठंड को लेकर, क्योंकि देश में ठंड बहुत ज्यादा है भाई, और ठंड का आलम यह है कि पूजा को हो चुका है कोल्ड, और जब सर्दी विदाई ले रही है, जब सर्दी जाती है
और ये कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, जब आप बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो ये बात एक नसीहत के तौर पर लोगों को कही जाती है, बच्चों को समझाई जाती है कि अभी ठंड जा रही है या फिर ठंड आ रही है, तो इस दौरान थोड़ा गर्म कपड़े पहनकर आप बाहर निकलिए, क्योंकि ये जाती और आती हुई जो ठंड है ना, वो सेहत को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, बीमार करती है। जैसा कि पूजा की सेहत पर इसका असर जो खूबी जरूर देखने को मिल रहा है। एक लाइव एग्जांपल है कि तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए भाई अपने बुजुर्गों का बड़े जो आपके घर में कह रहे हैं कि लेयरिंग में कपड़े पहनिए, आपको गर्मी लगेगी थोड़ी, कोई बात नहीं, झेल लीजिए, ठंड नहीं लगनी चाहिए बस। और मौसम विभाग ने तो अब ये भी बोल दिया है बसंत कि ये ठंड अभी कम नहीं होने वाली है, ये बढ़ेगी, क्योंकि आईएमडी के मुताबिक 22 से लेके 25 जनवरी के बीच में बारिश भी हो सकती है नॉर्दर्न इंडिया में। अच्छा, तो ये तो भाई अब बात अगर बारिश की हो रही है, क्योंकि हमने इससे पहले देखा, अभी जब बारिश देखने को मिली थी पिछले कुछ समय में, उसके बाद किस तरीके से एक रैपिड डिक्रीमेंट देखने को मिला था टेम्परेचर में, और जो पारा है वो राजधानी दिल्ली का 4 से 5 डिग्री तक पहुंच गया था। अभी फिलहाल 8 से 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक अभी भी राजधानी दिल्ली में तापमान तो है, लेकिन अभी फिलहाल बात अगर ठंड को लेकर की जाए, अब ठंड को लेकर सितम लगातार जारी है। इसके अलावा 50 की रफ्तार से जो तेज आंधी है चलने की संभावना बारिश के दरमियान जताई गई। जब बारिश होगी तो तेज आंधी के साथ होगी, और इस भारी बारिश के चलते उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में तापमान में एक भारी गिरावट आपको देखने को जरूर मिलेगी। सुबह के समय में तो कोहरा भी आपको परेशान कर सकता है, हालांकि आज तो बहुत ज्यादा इतना नहीं था। जब मैं अर्ली मॉर्निंग आ रही थी, आप जिस समय पे आए थे उस समय कोहरा था? उस समय भी इतना नहीं था, मतलब 500 से 600 मीटर की विजिबिलिटी आपको इजीली रोड पे विजिबल है, और कोहरे में थोड़ी राहत है। लेकिन पूजा, आप कोहरे में जो राहत है ना, उसकी कमी मुझे लगता है कि हवा में ठंडक पूरी कर दे रही है। हवा में ठंडक इतनी ज्यादा है, वो जैसे आप कहते हैं ना कि आम बोलचाला में भाई क्या हो रहा है, हार्ड कपा देने वाली ठंड। हार्ड ही कपा। जब आप बाहर निकलते हैं और आपकी जैकेट की चेन अगर खुली हुई है तो आपको पता लगता है कि भाई अब चेन को थोड़ा बंद कर लिया जाए, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको टैप करती है। बिल्कुल। और देखिए, ये तो दिल्ली की बात रही। उत्तर भारत के 9 राज्यों में तेज आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 25 जनवरी के दौरान हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। और आईएमडी के मुताबिक 20 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में बिजली कड़कने के साथ साथ बारिश मुश्किलें बढ़ाने वाली है। अब देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर तो बर्फबारी लगातार हो रही है, वो बर्फबारी यहाँ शीतलहर भेज रही है। बिल्कुल, ये सच बात है। और हमारे दर्शकों के लिए पहाड़ी राज्यों का अपडेट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वो समय है जब हमारे जो दिल्ली वाले लोग हैं घूमने जाते हैं, घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। कोई कुल्लू, मनाली, हिमाचल प्रदेश, शिमला, ये अलग अलग जगह पर डेस्टिनेशन होती हैं जहाँ पर घूमना पसंद करते हैं। अभी फिलहाल पूजा घूम के भी आई थी, लेकिन जब तो जुकाम नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अभी फिलहाल आने के बाद यहाँ की ठंड ने मुझे बीमार किया। आप सोचिए, वहाँ -डिग्रीज में मुझे कोल्ड नहीं हुआ है। लेकिन ये भी होता है ना कि आप जब ऐसे पहाड़ी राज्यों में जाते हैं जहां आपको पता है कि वहां पे आपको ऑलरेडी ठंड मिलेगी, आप उतनी प्रिपरेशन के साथ जाते हो, मेंटली प्रिपेयर होते हो कि आप 2-3 लेयरिंग में कपड़े पहन रहे हो। लेकिन जब आप वापस आ जाते हो मैदानी क्षेत्रों में जहां पे आपको लगता है कि हाँ उतनी ठंड नहीं होगी, बस फिर वो लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा देती है। और मैं तो लापरवाही की वजह से बीमार हुई, मैं तो एक्सेप्ट कर सकती हूँ इस चीज को। और ये लापरवाही आप न करें, लेयरिंग्स में कपड़े जरूर पहने, क्योंकि सुबह शाम की ठंड बेहद ज्यादा है, और सुबह शाम की लापरवाही आपको बीमार करने के लिए, आपको कोल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा काफी है। और दोपहर के समय आपको जो थोड़ी एक राहत देखने को मिलती है, आप सोचते हैं कि भाई चलिए ठीक है, अब स्वेटर उतार देते हैं, शर्ट में आप धूप में निकल जाते हैं, लेकिन उस समय भी हवा में एक जो ठंड का एहसास है ना, वो आपको बीमार कर सकता है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि अब फिलहाल ठंड का मौसम चल रहा है और ये धूप का निकलना, दिन ढलना, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन धूप जब निकलती है उस दौरान थोड़ा सतर्क रहें। ये जो धूप है, ये थोड़ा सा जो आपका एंजॉय है धूप में रहने का, कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप धूप में निकल रहे हैं, ठंड लग जाए। बिल्कुल। चलिए, तो ये तो ठंड की रही बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दिल्ली की पब्लिक के लिए, ये जरा ध्यान से सुनेगा दिल्ली वालों। अब एक और चीज जिसे जान लेना आपके लिए बहुत काम आने वाला है, वो ये है कि अब किसी भी इमरजेंसी में आपको केवल 112 पर ही कॉल करना है। एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, आपको मदद मिल जाएगी इसमें। और अभी तक अब जो देखने को मिलता था, पुलिस के लिए आप 100 यानी कि 100 नंबर पर कॉल करते थे, और कहीं आग लग जाती थी 101 पर फोन करते थे, एम्बुलेंस के लिए 108 होता था, आपदा प्रबंधन के लिए 1077 होता था। लेकिन अब जो है, इस तरीके की तमाम कंफ्यूजन को हटाते हुए सीधे तौर पर राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जो है, राजधानी में आपातकालीन सेवाओं को और ज्यादा प्रभावी
प्रभावी और ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन के लिए महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। अब दिल्ली में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी आपदा हो, आपात स्थिति हो, आपके आसपास आपको लगता है कि कोई इमरजेंसी है, आपको तुरंत मदद चाहिए, अलग अलग हेल्पलाइन नंबर डायल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की आपात स्थिति में, किसी भी तरह की इमरजेंसी में आप केवल अपने फ़ोन पर 112 डायल 112 करें और उसके बाद 112 डायल करने के बाद आपको तुरंत मदद मिलेगी। इसकी शुरुआत जो है वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यानी कि अब ERSSK 2.0 के सिस्टम के तहत की गई है। तो इस पहल का उद्देश्य क्या है? देखिए, संकट की घड़ी में अलग अलग नंबर से याद रखने की परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। मुझे भी रहते बहुत सारे नंबर से याद, तो इसीलिए मेरे जैसे लोग जो होंगे जिनको ज्यादा याद नहीं रहते नंबर्स, उनके लिए 112 कोई भी इमरजेंसी हो, किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, फायर इमरजेंसी हो, वेदर हेल्थ इमरजेंसी हो या कानून से कुछ रिलेटेड हो, आपको पुलिस को ही कॉल करना हो तो आपको सिर्फ 112 कॉल करना होगा। ना हो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन आपको पता हो इन्फॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए। जो अलग अलग नंबर्स होते थे ना, वो परेशानी का भी थोड़ा सा कारण बन जाते थे, फिर गूगल पे सर्च करते थे। ये तो है। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में देखिए, पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस, स्वास्थ्य, महिला सहायता, गैस रिसाव, जल आपूर्ति, दिल्ली मेट्रो, जो अलग अलग चीजें, अलग अलग इमरजेंसी की जो कंडीशन बनती है, एक ही नंबर होगा और वो नंबर होगा 112। उस पर आप कॉल करेंगे, आप अपनी समस्या उनको बताएंगे और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, और तुरंत आपको मदद मिलेगी। और मुझे लगता है कि आज के समय में कोई अपने फ़ोन नंबर नहीं याद रखता है, पूजा सबके फ़ोन में सेव होते हैं। तो अब ये जो नंबर हैं वो अलग अलग कैटेगरी में आपको नहीं, मुझे याद नहीं है, मुझे बस पुलिस का 100 नंबर याद है और एक महिला सहायता को लेकर जो मुझे नंबर याद है, क्योंकि ये जो याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फायर डिपार्टमेंट का नंबर फिलहाल मुझे याद नहीं था, लेकिन अब मुझे याद है कि भाई अगर कुछ भी ऐसी कंडीशन हुई इमरजेंसी मेरे आसपास, अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर अपनी मदद से काम नहीं चल रहा है, प्रशासनिक मदद की अगर ज़रूरत है, तो आप डायल 112 पर कॉल करें और उसके बाद आप अपनी समस्या जब बताएंगे तो उसके बाद आपकी इमरजेंसी के हिसाब से आपको मदद मुहैया करा दी जाएगी। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ भी सकते हैं, और वो इस तरीके से कि आप अपनी समस्या को हमें बता सकते हैं। आप अपनी समस्या हमें एक्स पर यानी कि ट्विटर पर भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। और बात अगर करें तो हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी, उसके बाद आप अपना टॉपिक लिखिए और आपका जो टॉपिक है हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। अगर आप एक्स के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो यहाँ पर खंडूरी पूजा @ के नाम से जो ट्विटर अकाउंट है पूजा का है, उस पर आप रीच कर सकते हैं। यहाँ पर @ बसंत शर्मा 006 पर आप रीच कर सकते हैं, अपना टॉपिक बता सकते हैं और हैशटैग यूज जरूर करिएगा दिल्ली वाला रेडियो टीवी। आपकी जो समस्या है, आपका जो टॉपिक है वो हम देन ही विल केम टू नो ना कि ये दिल्ली वाले रेडियो टीवी के लिए समस्या है, तो इसलिए ये हैशटैग आपको जरूर यूज करना है सोशल मीडिया पर, क्योंकि दी दिल्ली NCR हरियाणा बहुत एक्टिव है। और चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हम कोशिश करते हैं कि हर तरीके से, देखिए टीवी पर तो हम आपको न्यूज बता ही रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है, क्योंकि सोशल मीडिया की अब ज्यादा रीच है लोगों तक, लोग ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब करने लगे हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, आपको हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी लिखना होगा। और हमारा जो सोशल मीडिया हैंडल है जी दिल्ली NCR हरियाणा न्यूज, ZDNH न्यूज, आप इसे सर्च करेंगे, वेदर इंस्टाग्राम पे करेंगे, फेसबुक पर करेंगे, ट्विटर पर करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पर, वहां पर रीच, आप डायरेक्ट मैसेज करिए, आप हैशटैग यूज करके अपनी समस्या बताइए, उस पर हम आगे काम करेंगे। बिल्कुल। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। अब दिल्ली में भाई इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दावे तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन हकीकत में MCD चार्जिंग स्टेशंस बनाने में पूरी तरह से फिसड्डी साबित हो गई। पूजा, बिल्कुल, MCD को करीब 1000 चार्जिंग स्टेशन बनाने का टारगेट दिया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 422 स्टेशन ही बन पाया। और यही वजह भी है बसंत एक तरीके से कि दिल्ली में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा खरीदने से बच रहे हैं, क्योंकि उतने स्टेशन ही नहीं है उनके पास। आप व्यवस्था नहीं दोगे तो फिर लोग तो परेशान होंगे और फिर वो उस विकल्प की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी कि 50% का आंकड़ा भी MCD पार नहीं कर सका है। चार्जिंग स्टेशन की कमी की वजह से लोग आज भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने में हिचक रहे हैं। बिल्कुल, और ये इसीलिए भी क्योंकि दिल्ली में अब MCD के करीब 420 पार्किंग साइट्स हैं, लेकिन इनमें से भी सभी जगह पर चार्जिंग स्टेशंस की उपलब्धता नहीं है। MCD के हेड ऑफिस की बात कर लें और 12 जोनल ऑफिस में भी ज़्यादातर जगह पर जो चार्जिंग की सुविधा है वो मौजूद नहीं है, जिसके कारण मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कॉज है
जिसके चलते लोग अब इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में देखने को मिला था पूजा, जब सीएनजी पर लोगों ने शिफ्ट करना शुरू किया था, उस समय लोग अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से सर्च कर रहे थे कि सीएनजी की अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से जो सीएनजी वाहन है लोग परचेस कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब इलेक्ट्रिक वाहन लोग लेने से बच रहे हैं, क्योंकि अगर चार्जिंग की सुविधा नहीं होगी, कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, तो आखिर कोई इलेक्ट्रिक वाहन क्यों लेगा। क्योंकि और जब आप आम लोगों से बातचीत करते हैं ना पूजा, तो वो लोग ये सोचते हैं कि अगर आपको देखिए लोकल चलना है, घर से कुछ किलोमीटर आना है जाना है, मतलब 40 से 50 किलोमीटर आपको अगर चलना है, तो आपको इलेक्ट्रिक वाहन लेना बेस्ट है, क्योंकि आप घर में चार्जिंग करें। अब ये देखिए लोगों के मन में ये है कि आपको चार्जिंग मिलेगी तो केवल अपने घर में ही मिलेगी, कहीं बाहर नहीं मिलेगी। इसीलिए लोग केवल लोकल पर्पस के लिए सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन आपने ले लिया। कहीं दूर अगर आपको 150 किलोमीटर जाना है तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक वाहन पर भरोसा। बिल्कुल, और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर स्टेट में उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। नियमों के मुताबिक हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए, लेकिन दिल्ली इन मानकों पर अभी भी खड़ी नहीं उतर पाई है। एमसीडी के मुताबिक भारत सरकार की एक कंपनी के साथ चार्जिंग स्टेशन लगाने को लेकर समझौता हुआ। कंपनी जैसे जैसे नई जगहों की सूची देगी, वहां चार्जिंग स्टेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ऐसा एमसीडी का कहना है। पर इससे दिल्ली की पब्लिक को क्या फर्क पड़ेगा? कंपनी नहीं चिन्हित कर रही है, ये तो आपका काम है ना। बिल्कुल सही बात है। डू इट इन अ वे कि वो जल्दी काम हो। अगर वहां से काम नहीं हो रहा है तो प्रेशर आपको बनाना पड़ेगा। स्ट्रेटजी तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई किस तरीके से आपको काम करना है, क्योंकि देखिए अब आखिर कारण क्या रहे, क्या कारण रहे हैं कि अभी तक जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इन कारणों को आप ढूंढें, उन पर काम करें, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो दिक्कत है वो रिजोल्व होने की तरफ बढ़ेगी। और उसके बाद आपको एक मदद ये मिलेगी कि दिल्ली के लोगों को आप बढ़ावा दे सकेंगे कि भाई आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदिए। आपके पास एक कारण होगा, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा मात्रा में होगी तो कहीं ना कहीं लोग हिचकिचाएंगे नहीं कि अगर हमें ज़्यादा दूर जाना पड़े। और न केवल दिल्ली, मुझे लगता है कि हाईवेज पर जो पेट्रोल पंप्स हैं, हर 5 से 6 किलोमीटर पर अगर एक चार्जिंग स्टेशन हो, तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा पूजा, अगर चार्जिंग स्टेशंस एक बड़ी मात्रा में स्थापित कर दिए जाए। और दिल्ली को कितना फायदा होगा देखिए इससे। दिल्ली में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने ज्यादा होंगे उतना कम पोल्यूशन होगा। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का जो मेन कारण है, सिर्फ एक कारण ये नहीं है, और भी है, लेकिन ये एक बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है जब फ्यूल का एमिशन होता है तो। और एक देखिए, ये तो चलिए एमसीडी की लापरवाही की बात रही है, एमसीडी के काम की बात रही। एक और खबर है, ये भी दिल्ली वालों के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ट्रैफिक दिल्ली की इतनी बड़ी समस्या है ना, बहुत बड़ी। अब इसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने दिल्ली से सटे हाईवे पर लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए एक बार फिर से एमसीडी से टोल प्लाजा हटाने के लिए कह दिया है। मुझे लगता है कालिंदी कुंज वाला भी हटा देना चाहिए, यहाँ पे बड़ा ट्रैफिक लगता है। मुझे लगता है आपके रास्ते में वही पड़ता है, वही रास्ते में पड़ता है। 10 जनवरी को NHAI ने एमसीडी और अन्य विभागों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर नवंबर में भेजे गए पत्र की याद दिलाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। NHAI का कहना ये है कि एमसीडी के टोल प्लाजा से सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ रहा है और दिल्ली NCR में प्रदूषण भी गंभीर हो रहा है। इतनी गाड़ियां रुकती है वहां पर, पोल्यूशन में तो कंट्रीब्यूट करेगा ही वो, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आवाजाही बनी रहेगी तो मुझे लगता है कि भाई जो पोल्यूशन का जो एक जगह पर वाहन जब इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पर जो एक पोल्यूशन का कारण बनते हैं। और दिल्ली के चारों तरफ टोल प्लाजा तो लगातार हैं ही, आप देखते हैं। बात आप दिल्ली से निकलते हुए हरियाणा की तरफ निकलते हैं तो टोल प्लाजा आपको देखने को मिल जाता है, कालिंदी कुंज की तरफ टोल प्लाजा आपको देखने को मिलता है। दिल्ली के चारों तरफ टोल प्लाजा है और चारों तरफ जाम की स्थिति बनती है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी किसी टोल प्लाजा पर आपको ऐसा देखने को, आप अगर 10 बार क्रॉस कर रहे हैं तो आपको 7 से 8 बार जाम की कंडीशन मिलेगी। मुझे तो हमेशा ही मिली है। लकीली आप 1-2 बार निकल जाए तो निकल जाए, वो भी रात को 1 बजे अगर आप निकल रहे हैं। एक्चुअली या तो आप अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं या आप लेट नाइट जा रहे हैं तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा वहाँ पे। अदरवाइज आपको हर समय, और ये ट्रैफिक जो होता है, क्योंकि मैं तो खुद परेशान हूँ इस ट्रैफिक से, इस समय चाहती भी हूँ कि बार बार हम इस पर जोर दें। तो कालिंदी कुंज में 45 मिनट्स लगते हैं उस ट्रैफिक में। आप सोचिए, मैं अपने 24 घंटे में से 45 मिनट सिर्फ एक ही जगह पर दे रही हूँ। वो एनवायरनमेंट के लिए कितना खतरनाक है और बहुत टायरिंग है वो, इंसान के लिए भी बहुत ऑफिस से घर पहुंचने में पूजा को 50 मिनट के आसपास लगते हैं, 50 मिनट 1 घंटा, लेकिन इससे ज्यादा समय उनका लग जाता है केवल एक टोल प्लाजा को क्रॉस करने के लिए। तो आप समस्या की गंभीरता को समझ सकते हैं, कितनी गंभीर समस्या से एक और लाइव प्रताड़ित एग्जांपल। तो अब ये खास तौर पर इस चीज पर ध्यान देने लायक की बात है। अब इसमें खास तौर पर बात अगर करें तो भिजवासन और रज्जोकरी, इसके बाद पदरपुर और आया नगर जैसे जो बॉर्डर टोल शामिल है,
अब वहां पर भारी जाम लग जाता है, जो कि पोल्यूशन का एक कारण बनता है, जाम का एक कारण बनता है, लोग परेशान होते हैं। NHAI ने हाईवे किनारे लगे MCD के बड़े जो टोल प्लाजा हैं, अब यूनिपोल को हटाने के लिए भी कह दिया गया है। चेतावनी दी कि अगर नहीं हटाया गया तो भाई खर्च MCD से वसूला जाना चाहिए। बिल्कुल वसूला जाना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, और जहां पर दिसंबर में 9 टोल प्लाजा को शिफ्ट करने पर विचार के निर्देश भी दे दिए गए हैं, लेकिन अब तक हालात जो उसके तैसे बने, अभी तक तो हटाया है नहीं। मुझे लगता है अब जब वसूला जाएगा तभी हटाया जाएगा। अब देखने की, और ये भी देखना होगा ना कि वसूला कितना जाता है, बिल्कुल तो इम्पोर्टेंट है। और खैर ये तो अब देखने की बात है कि क्या कार्रवाई होती है, लेकिन भाई हमें चाहते हैं कि आम लोगों को जो परेशानी होती है, टोल प्लाजा में जाम इतना लग जाता है, जाम लगने की कंडीशन बनती है, उसके बाद एक पोल्यूशन का भी कारण है, पोल्यूशन भी वो कंट्रीब्यूट करता है, तो ये चीज़ें ना हो। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सोने और चांदी को लेकर, क्योंकि सोने और चांदी के घटते और बढ़ते दाम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और 24 कैरेट जो सोने के दाम है 10 ग्राम के लगभग 1,46,400 के आसपास है। चांदी के दाम है 3,05,100 रुपए। अभी 2 दिन पहले मैं कह ही रही थी ये बात कि 3 लाख को क्रॉस करने वाला है, जिस हिसाब से हाइक देखी जा रही है चांदी में। चांदी तो आसमान पे पहुंच चुका है। इंक्रीमेंट को आप केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, डिक्रीमेंट को नहीं कर सकते, क्योंकि एक डिक्रीमेंट को प्रिडिक्ट किया था पूजा ने कि जब सोना 1 लाख के नीचे आ जाएगा तब खरीदेंगे, चांदी भी वही वो हुआ नहीं, और सोना पहुंच गया 1,46,000। चांदी की तो ऐसी चांदी हुई है कि 3,05,100 रुपए के आसपास है। अब इसके बाद ये है ना कि अब लोग चांदी खरीदने की जो सोच रहे थे, वो ये सोच रहे हैं कि भाई सोना ही खरीद लेते हैं, इससे अच्छा तो 3 लाख चांदी पहुंच चुकी है, इससे अच्छा तो सोना खरीद लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब सोना चांदी अगर थोड़ा महंगा पड़ रहा है, लेकिन आपको फ्यूल लिए बिना आपका काम चलेगा नहीं। सोने चांदी के बिना तो काम चल जाता है, पेट्रोल डीजल के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि उसके बिना आप नहीं चलते हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 94 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत आपको 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर मिलेगी, CNG आपको मिलेगी 77 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम। नोएडा में जो पेट्रोल की कीमत है 94.87 पर लीटर है, डीजल की कीमत 88 रुपीस पर लीटर है, और CNG की कीमत 85.70 पर किलोग्राम है। तो वहीं गुरुग्राम में भी पेट्रोल की कीमत 95.65 पर लीटर, डीजल की कीमत लगभग 88.10 पर लीटर है, और CNG की कीमत है 82.12 पर किलोग्राम। तो ये है पेट्रोल, डीजल और CNG के दाम अलग अलग शहरों में। दिल्ली में, पूजा आपने कब लास्ट टाइम रिफ्यूल कराया था? और टैंक फुल की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तो आपने 1 तारीख को कराया। नहीं मैंने, अरे अलग ही समस्या है एक मेरे फ्यूल जब मैंने फुल कराया था तो उसको टाइम काफ़ी हो गया, 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया, मुझे लगता है कि 10-12 दिन हो गए हैं। लेकिन उसके बाद से फिर मेरी गाड़ी जा रखी है सेंटर में, बॉडी शॉप में, और वहाँ से आ ही नहीं रही है। तो इस वजह से वो यूज़ कहाँ होगा, वो खड़ी गाड़ी है। तो बात है, लेकिन ये जो पेट्रोल डीजल के दाम है ना भाई, जब मैं भरवाती हूँ, उसे फुल टैंक कराती हूँ, ये 1 हफ्ता ही चलता है हार्डली। और बाइक वाले तो बेचारे टैंक फुल कराने के बजाय चलिए आज सोका है और बाइक थोड़ा सा हिला के देख लिया, अभी चल जाएगा चल जाएगा, कल तक चल जाएगा। रिजर्वेशन में है तो 2 दिन तो निकल ही जाएंगे। ये कश्मकश में बाइक वाले बेचारे, ये डेली की कहानी बाइक वालों की देखने को मिल जाती है। और साथ ही टैंक फुल कराना बाइक वालों के लिए इसलिए क्योंकि सोचते नहीं है बाइक वाले, आधा लीटर टैंक में आपके 3 से 4 दिन, अरे बचाने की भी सोचते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे तो ये रील्स देखी है, और मैंने अपने सामने भी लोगों को देखा है कि लोग ना कभी जैसे 200 का पेट्रोल नहीं बोलेंगे 205 का भर दो। उनको लगता है कि एक्स्ट्रा पेट्रोल मिल जाएगा उससे। तो चलिए इसी के साथ अब फिलहाल, क्योंकि अब समय की कमी और इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।